फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। चलो, हम जो पढ़ रहे थे वो मूल अधिकार पढ़ रहे थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको आर्टिकल 28 तक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे वो आर्टिकल 28 से आगे का पढ़ेंगे, 29, 30, 31, 32 ये सारे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बात करें आर्टिकल 29 और 30 की, तो ये मैंने बताया था कि आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ठीक है। यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनसे संबंधित है। हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे क्या है? माइनॉरिटीज है भारत में, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कई बार आ जाता है, ठीक है। और शायद आपके पीईटी में भी आया था ये क्वेश्चन। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात करता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों का हित के बारे में बात करता है, यानी इनके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 29? आर्टिकल 29 ये कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति या अपनी लिपि है, अपनी कोई लैंग्वेज है, अपना कोई कल्चर है या अपना कोई स्क्रिप्ट है, तो उसको बनाए रखने का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक है उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं की जाएगी। वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यकों को हमने क्या दिया? यहां पर प्रोटेक्शन दिया एक तरीके से, ठीक है। उनको सुरक्षा प्रदान की है। तो कोई भी व्यक्ति है जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति या लिपि है, वो बनाए रख सकता है और इसके आधार पर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 भी इसी से संबंधित है। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जब स्थापित कर सकते हैं तो उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका चला सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 30, ठीक है। तो आर्टिकल 30 भी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग ही याद रख लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में जनरली आ जाता है, तो वो आपको याद रखना है। अब बात आती है आर्टिकल 32 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो कोई बात ऐसी होगी आर्टिकल 32 में जिसकी वजह से ऐसा कहा गया। तो आर्टिकल 32 में क्या उल्लेख है? आर्टिकल 32 में यह उल्लेख है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, यानी किसी भी प्रकार से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका वायलेशन होता है, तो आप अपने मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए जा सकते हैं। कहां? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आपको किसी छोटे मोटे न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। यहीं अगर आप चाहो आर्टिकल 226 के तहत एक और जगह जा सकते हो। कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट भी जा सकते हो। यानी जरूरी नहीं है यहीं जाओ, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, चाहते हो तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अब ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इनके पास कुछ अधिकार है, ठीक है। रिट जारी करने की शक्ति होती है इन पर। रिट मतलब होता है आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी की जा सकती है। वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 5 प्रकार की जो रिट है वो यहां हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो रिट जारी करने की शक्ति है किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के अलावा और कोई भी अगर बात होती है उसमें भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि अगर मैं रिट जारी करने की शक्ति की बात करूं तो जनरली कौन ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन रिट के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती है। कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है उनको पढ़ लेते हैं जरा। तो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इंग्लिश में भी नाम आ जाता है इसका लिखा हुआ, तो आपको इंग्लिश का भी नाम याद रखना है। क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इस रिट का अर्थ क्या है? तो इस रिट का अर्थ होता है शरीर लेकर आओ। जैसा कि नाम है बंदी, बंदी मतलब कि किसी को आपने क्या किया होगा? कैद कर लिया होगा। और प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसको मेरे सामने प्रस्तुत करने की बात हो रही है। तो जब कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि किसी व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो, तो वो कौन सी रिट जारी करता है? हेबियस
कॉर्पस जारी करता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो लिटरल मीनिंग होता है शरीर लेकर आओ, यानी कि मेरे सामने शरीर को प्रस्तुत करो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू मे हैव दी बॉडी। ठीक है, तो ये रिट कब जारी होगी, तो नाम से ही वो आपको समझ में आ गया होगा। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाए। यानी आप किसी को बिना वजह हिरासत में ले लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तब इस प्रकार की रिट जारी होती है और कोर्ट पूछता है कि ऐसा आपने क्यों किया है। ठीक है, उसको सामने प्रस्तुत कराएगा। दूसरी है अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वो वारंटो। और इस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस रिट का जैसा कि नाम है अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार पूछना, यानी कि आपका क्या अधिकार है। इस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस अधिकार से, आपका क्या अधिकार है, व्हाट इज योर ऑथोरिटी, किस बात से आपने ऐसा किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछता है कि आप किसी भी पद पर गए तो किस हैसियत से गए, आपने क्या ऐसा किया कि आपको ये दिया जाए, तो वो कौन सी रिट जारी करेगा, वो रिट जारी करेगा अधिकार परीक्षा, या इंग्लिश में क्या कहते हैं क्वो वारंटो। ठीक है, तो यह रिट तब जारी होगी जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर ले। उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लो कि मान लो मेरी सरकार बननी थी, मैंने ज्यादा सीट जीती, जबकि जो मेरे से कम सीट जीता मैंने उसको सीएम बना दिया, राज्यपाल ने उसको सीएम बना दिया। तो आप कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा हुआ भी था, आपको याद होगा तो। ठीक है, कर्नाटक में हो चुका है, ठीक है, इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में हो चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी यही सीन हुआ था। तो ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं, इसी के तहत आती हैं। ठीक है, तीसरी जो इसमें रिट आती है वो है परमादेश। ठीक है, मैंडेमस। तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, परमादेश का मतलब होता है जैसा कि नाम है परम आदेश, यानी हम आदेश देते हैं। किसी को जब आदेश देता है कोर्ट तो वो कौन सी रिट जारी करता है, परमादेश। तो आदेश कब देगा, जब वो व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर रहा होगा, जो उसका कार्य है और वो कार्य उसे नहीं कर रहा है, तब कोर्ट ये जारी करता है। तो यह रिट ऐसे सरकारी अधिकारियों को जारी की जाती है, ऐसे पब्लिक ऑफिसर्स को जारी की जाती है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मेरा एक कोई कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करूं और वो आप नहीं दे रहे हो, तो आप सीधे कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, ये रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये जो ऊपर की तीन रिट हैं शुरुआत की, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, ये तीनों रिट किसी भी व्यक्ति को जारी की जा सकते हैं। कोई संस्था हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ग्रुप हो, ठीक है, समूह हो, किसी को भी जारी की जा सकती है। लेकिन जो लास्ट की दो रिट है कौन कौन सी, एक तो सर्टियोरारी और दूसरी प्रोहिबिशन, हिंदी में प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों रिट किसी व्यक्ति या संस्था को जारी नहीं की जाती, ये दोनों रिट कोर्ट से कोर्ट में ही जारी होती है, यानी न्यायालय से न्यायालय में ही जारी होती है। ठीक है, तो इन दोनों रिटों में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिट है जो न्यायालय से न्यायालय में ही जारी होती है, तो आंसर होगा या तो प्रतिषेध या फिर उत्प्रेषण। ठीक है, तो प्रतिषेध जैसा कि नाम है, जनरल टर्म है, हिंदी की टर्म है, प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना। यानी यदि कोर्ट ऐसा ऑर्डर जारी करता है, निम्न न्यायालय को, हमेशा ऊपर वाला किसको ऑर्डर दे सकता है, नीचे वाले को। नीचे वाला कभी ऊपर वाले को ऑर्डर नहीं देगा, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को ऑर्डर दे सकता है। तो जब भी कोई उच्च न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अपने से निम्न न्यायालय को एक आदेश देता है जिसके द्वारा वो कहता है कि निम्न न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है उसको रोक दिया जाए, यानी मामला खत्म कर दिया जाए, तो वो किस प्रकार की रिट जारी करता है, प्रतिषेध। तो मेन जो बात है यहां पर वो क्या है कि प्रतिषेध रिट तभी जारी होगी, प्रतिषेध आदेश तभी जारी होगा जब निम्न न्यायालय ने निर्णय नहीं सुनाया, यानी निर्णय से पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर निर्णय हो चुका है, तो आपने देखा होगा निम्न न्यायालय ने ऑर्डर दिया कुछ कि भाई ये हो गया, फिर आप उसको चैलेंज कर देते हो उससे भी उच्च न्यायालय में। जैसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि आयु में कोई आपको छूट नहीं मिलेगी यूपीएसआई में, मान लो, तो फिर आप उसकी अपील कहां कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो कौन सी रिट, उत्प्रेषण के तहत। ठीक है, तो उत्प्रेषण क्या कहता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना,
टू सर्टिफाई, और ये रिट तब जारी होती है जब कोई निम्न न्यायालय डिसीजन दे चुका, तो उस पे सुनवाई करने के लिए हम ये रिट जारी करते हैं। जैसे कोई ऑर्डर जारी हो गया, उस पर स्टे लगा दिया, ठीक है, उसको रोक दिया, तो कौन सी रिट जारी होगी? उत्प्रेषण। ठीक है, संविधान में भारत भी नाम मिलता है, ठीक है, और राज्य भी मिलता है, ठीक है। कई जगह राज्यों से भी संबोधन है, और भारत तो है ही, आर्टिकल पहले में ही है, भारत और इंडिया, वहां पर भारत और इंडिया लिख रहा है, बाकी हर जगह राज्य की उल्लेख है, ठीक है। केवल आर्टिकल 1 में भारत का नाम मिलता है, बाकी फिर हर जगह क्या है? राज्य से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही शब्द है। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, फ्रेम गलत हो गया, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट है जो आपको याद रखनी है। तो रिट केवल कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। वैसे जनरली सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, लेकिन रिट जारी करने की शक्तियों में हाई कोर्ट की ज्यादा ब्रॉड पावर है, ठीक है, यानी इस पर ज्यादा पावर मिली हुई। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 33 पे, ठीक है। वैसे तो जनरली आर्टिकल 33 में नहीं लिखवाता, लेकिन यूपीएसआई वगैरह में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है अगर मैं सेना वगैरह की बात करूं उससे रिलेटेड। तो आर्टिकल 33 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33 में ऐसे व्यक्तियों के मूल अधिकारों की बात है, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स की बात है, मूल अधिकारों की बात है, जो किसी ना किसी प्रकार के विशेष समूह में लगे हुए हैं, जैसे कि आईबी में है, ठीक है, रॉ में है, या किसी पैरा मिलिट्री फोर्स में है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के मूल अधिकार कहां तक मान्य होंगे, उनका उल्लेख आर्टिकल 33 के तहत है। वो आर्टिकल 33 कहता है कि ऐसे लोग जो हैं, जो आईबी में है, रॉ में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, आर्मी में है, उनके मूल अधिकारों को लिमिट किया जा सकता है, ठीक है। और वो कौन करेगा? संसद की विधि के द्वारा। हर चीज में लिमिटेशन वगैरह सारी चीजें, कानून बनाने की किसकी प्रक्रिया है? संसद। अब बात आती है किस तरीके से मूल अधिकारों पे इन पे लिमिट की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, जो आईबी या रॉ के अधिकारी होते हैं, उनको ये अधिकार नहीं होता कि वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि वो छुपे छुपे रहते हैं, ठीक है, किसी और देश में रह रहे हैं, अपना नाम बदल के रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 33 के तहत आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करता है, ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात करता है जहां पर कोर्ट मार्शल लागू है, मार्शल लॉ लागू है, ठीक है। मार्शल लॉ यानी सेना का शासन चल रहा है, ठीक है, सैन्य शासन है, सेना का शासन है, मार्शल लॉ लागू है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कहां तक व्यक्तियों के मूल अधिकार रहेंगे, इसका उल्लेख है आर्टिकल 34 में। और ये सारी चीजों का जो लिमिटेशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा। और यही उल्लेख किसमें? आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 क्या कहता है? कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून, एनी लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून केवल और केवल कौन बना सकती है? केवल और केवल संसद के द्वारा ही बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या कोई राज्य इसके बारे में कानून बना सकता है? तो नहीं भैया, केवल पार्लियामेंट बना सकती है, कोई भी राज्य विधानमंडल इसे नहीं बना सकता, ठीक है भाई। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, केवल कौन बनाएगा? संसद, पार्लियामेंट। क्लियर? तो ये हो गए हमारे मूल अधिकारों की समाप्ति। तो आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसा आएगा कि सेना न्यायालय, सेना का जो कोर्ट मार्शल है या मार्शल लॉ जो लागू होती है, सैन्य शासन जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। कि मूल अधिकारों का लिमिटेशन कर सकते हैं जब सैन्य शासन हो, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 34, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको पेपर में आएंगी। किस आर्टिकल के तहत ऐसे जो अधिकारी होते हैं जो इन तरीके की फोर्सेस में काम करते हैं, उनको हम लिमिट कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल 33 के तहत, ठीक है। नहीं, ये सैन्य का कानून है, सेना शासन, सैन्य शासन, बाकी नहीं। सैन्य शासन की केवल बात हो रही है, मार्शल लॉ सेना का जो होता है, ठीक है, उनके अलग न्यायालय भी होते हैं, कोर्ट मार्शल, वो सब चीजें। तो केवल सैन्य शासन की बात हो रही है और किसी का नहीं, ठीक है।
ये जो मूल अधिकार हैं, ये इनके संबंध में कानून किसी भी बात पे कर सकता है। अब मान लो कि मेरे को कोई नया मूल अधिकार जोड़ना है या संपत्ति का अधिकार हटाया, तो वो किसको अधिकार था? केवल संसद को अधिकार था, किसी और को अधिकार नहीं था। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, कि मूल अधिकारों में यदि कोई भी संशोधन करना होगा, मूल अधिकार में यदि कोई भी संशोधन करना होगा, तो वो 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से ही होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से ही उसे पास कराना पड़ेगा, तब जाकर हम मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भाग 20 में, आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये संशोधन वगैरह की बात नहीं करते। हाँ, बस इतना याद रखना कि अगर संशोधन करना है, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना है फंडामेंटल राइट्स में, तो ऐसी स्थिति में हमें किससे पारित करना होगा? इसको विशेष बहुमत से पारित करना होगा। 35 के तहत किसी के लिए भी है, वो मैं आपको बताता रहा हूं। 35 में किसी के लिए भी है, सेना के लिए नहीं है। वहां तो लिमिटेड थी 34 में, 35 में कोई भी कानून हो, वही समझा रहा हूं आपको। ठीक है, कैसा भी कानून। ठीक है, हाँ। तो अब जो बात आती है वो आती है, हमने भाग 3 तक पढ़ लिया, अब बात आती है भाग 4 की। ठीक है, तो वही थ्योरी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है, शायद आपको पता हो, तो आप ही आंसर जरा करना। ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं, ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? यानी कोई विदेशी आता है तो उसको ऐसे मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं, ये क्वेश्चन आता है। नेम सच फंडामेंटल राइट्स विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाता है आर्टिकल 15 से लेकर 19 तक। ठीक है, आर्टिकल 15 से लेकर 19 तक। ठीक है, और फिर आगे फिर 29, 30 वो तो है ही, माइनॉरिटी वगैरह वाली बात तो है ही, वो तो यहां पे क्यों माइनॉरिटी माने जाएंगे। तो आर्टिकल 15 से 19 मेन ये है। ठीक है, फिर 29, 30 तो वो है, यानी कि कौन से अधिकार मिले हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये तो हो गए प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन से प्राप्त हैं, मिले हुए हैं, तो ऑप्शन में क्या होगा? आर्टिकल 14 हो सकता है, आर्टिकल 20 से 28 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 14 हो सकता है या आर्टिकल 20 से 28 हो सकता है। समता का अधिकार सबको है, चाहे विदेशी ही क्यों ना हो। ठीक है, जो कानून है उसके समक्ष सब बराबर हैं, यानी ऐसा नहीं कि आप किसी विदेशी का मर्डर कर दोगे और आप पे कोई कुछ भी केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं प्राप्त वो 14 हैं और 20 से 28 हैं। जो नहीं है प्राप्त तो उसमें 15 से 19, और जनरली जो पेपर में आता है वो आर्टिकल 19 आता है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, फॉरेनर्स को नहीं है, तो जनरली आर्टिकल 19 होता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है 19 ना हो, 15, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो यही यहां पर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, एक पॉइंट और आता है, क्या आता है कि जब इमरजेंसी लग जाती है, आपात लग जाता है। ठीक है, तो जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी एक पॉइंट ये याद रख लो कि जब भी आपात लगता है, ठीक है, जब भी आपात लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 और 359 के तहत, ठीक है, इन दो आर्टिकल हैं, ये आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। आर्टिकल 358 और 359 के तहत जो राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, वो मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन आर्टिकल्स को छोड़कर? तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, बाकी सारे मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि ऑटोमेटिक आर्टिकल 358 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है जब भी आपात लगता है, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता अब नहीं होगी। ठीक है, और आर्टिकल अन्य भी समाप्त कर सकता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। राष्ट्रपति कुछ अन्य आर्टिकल्स को भी समाप्त कर सकता है आर्टिकल 359 के तहत। कुछ मूल अधिकार जो आपके और हैं उनको भी समाप्त कर सकता है, लेकिन किन मूल अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता?
तो आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, डाउट था किसी का? हाँ, 17 भी प्राप्त नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, वो उन पे मान्य नहीं है, बता तो रहा हूं। 15 से 19 तक सारे 15, 16, 17, 18, 19 ये सब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब उनको प्राप्त हैं, ये कहता मैं। ठीक है, चल अब बात आती है भाग नेक्स्ट 4 की। ठीक है, तो अभी हमने भाग 3 तक तो पढ़ लिया, अब जो बात आती है वो किसकी आती है? भाग 4 की। तो भाग 4 में क्या है? अभी मूल अधिकार तो हमने पढ़ लिया, तो क्या आते हैं? अब हमारे तो अधिकार हो गए, अब क्या आते हैं? कुछ राज्य के दायित्व आते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। इनका उल्लेख है भाग 4 में, और किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्व, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल वो 35 पे खत्म हुआ, तो ये 36 से 51 तक। तो बात ये आती है कि भाई क्या अंतर है डीपीएसपी और मूल अधिकारों में? ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों के कर्तव्य हैं। राज्यों को इसमें बताया गया है कि उनको क्या करना चाहिए। राज्यों की कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं कि अगर राज्य ये करता है तो देश का भला होगा। ठीक है, राज्य का भला होगा, लोगों का भला होगा, यानी कल्याणकारी राज्य अगर आपको बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट, एक अच्छा देश बनाना है, तो ये चीजें लागू करनी चाहिए राज्यों को। ठीक है, और जो मूल अधिकार थे ये नागरिकों के अधिकार थे कि राज्य उनके खिलाफ कुछ गलत ना कर पाए, राज्य उनके खिलाफ कुछ गलत ना कर पाए। तो जो मूल अधिकार होते हैं ये थोड़े कैसे माने जाते हैं? नेगेटिव माने जाते हैं। क्यों नेगेटिव माने जाते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि राज्य कोई बड़ी चीज करना चाहता है सबके हित में, लेकिन उसमें हो सकता है 2-4 लोगों का हित ना हो रहा हो, तो इसीलिए ये थोड़े नेगेटिव माने जाते हैं। जबकि डीपीएसपी में एक बड़े लोगों का हित की बात होती है, इसीलिए कैसे माने जाते हैं? पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक है, ये कैसे माने जाते हैं? पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि ये क्या है? राज्यों के कर्तव्य हैं, और कर्तव्य ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करो। तो जो डीपीएसपी है ये कर्तव्य है केवल, कि अगर राज्य ये करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं करता तो इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा अंतर जो है इन दोनों में वो क्या है कि मूल अधिकारों के लिए आप कहां जा सकते थे? न्यायालय में जा सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, यानी ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसके लिए कोर्ट जा सकते थे, लेकिन डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये 2 इंपॉर्टेंट अंतर हैं इनमें जो आपको याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए किस देश से गए हैं? तो ये लिए गए आयरलैंड। ठीक है भाई, कहां से लिए गए? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी बताओ जल्दी से। आयरलैंड की राजधानी बताओ जल्दी से। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो अगर फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है, ठीक है, इन दोनों में कभी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो कौन सा न्यायालय द्वारा मान्य है वो ऊपर रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर इन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन एक संशोधन किया गया, कौन सा संशोधन किया गया? 25वां संविधान संशोधन, 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा क्या कहा गया? जिसके द्वारा कहा गया कि जो आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39C है, इनको अधिक वरीयता दी जाएगी, इनको अधिक वरीयता दी जाएगी, यानी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी किसके ऊपर?
फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि इनमें क्या है, आर्टिकल 39B और 39C ये कहते हैं कि जो हमारे संसाधन है और जो धन का केंद्रण है वो सब पर लगभग समान रूप से मान्य हो, तो ये सबके हित में है, तो इसीलिए इनको मूल अधिकारों से ऊपर माना जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं साल में 10 करोड़ रुपए कमाता हूं, सपोज, ठीक है। एक दूसरा मेरा दोस्त है जो साल में केवल 2 लाख रुपए ही कमा पाता है, तो अगर सरकार इससे 30% टैक्स ले लेती है और मुझसे भी 30% टैक्स ले लेती है, तो क्या मेरी तो औकात है 30% टैक्स देने की? क्या इसकी औकात है? भाई इसके खर्चे तो 2 लाख में बड़े मुश्किल है होना। तो यहां पर भेदभाव अगर करते हैं तो वो फायदा है, यानी इससे मैं 30% टैक्स ले सकता हूं, इससे केवल 5% ही टैक्स ले लूं तब भी काम चल जाएगा, इससे बिल्कुल भी टैक्स ना लूं तो भी चलेगा। तो ये चीजों के ऊपर हम फंडामेंटल राइट्स नहीं रखेंगे। यही बात किस में कह दी गई? 25वें संविधान संशोधन में। क्लियर? तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये कहां से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि भैया ये जो है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय में मान्य नहीं होंगे, यानी इनको आप चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते। एक शब्द का प्रयोग करता है, प्रवर्तनीय। तो मूल अधिकार तो न्यायालय में प्रवर्तनीय थे, एनफोर्स्ड थे, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 में ही उल्लेख मिलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसकी अवधारणा है? एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो जैसे आपने पीईटी में देखा, तमाम क्वेश्चन थे कि ये बात किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 38 के तहत है, ठीक है। अभी ये बाकी की जो मैंने आपको कहानी सुनाई फंडामेंटल राइट्स और उस सब की, वो चीजें यहां पर लिख रही, ठीक है। अब हम मेन आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी आर्टिकल 38 में बताया क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आया था, वो है आर्टिकल 39A, ठीक है। आर्टिकल 39A में क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि सबको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, राज्य का ये दायित्व है कि वो समान न्याय करे। अमीर के लिए अलग न्याय और गरीब के लिए अलग न्याय नहीं होना चाहिए कि अमीर का कोर्ट अलग है, ये अमीरों का सुप्रीम कोर्ट है और ये गरीबों का सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वैसे होता है, आपको पता ही, भाई पैसे वाला तो सलमान खान, उसको ड्राइवर पे इल्जाम लगवा दिया, तो वही चीज है, ठीक है। तो ये बात हमने जोड़ी होगी क्योंकि 39A आ रहा है, ठीक है, ऐसे ए करके आ रहा है, तो किसी ना किसी संशोधन से जोड़ी होगी। तो ज्यादातर मैंने आपको बताया था कौन से संशोधन से हमने चीजें जोड़ी हैं संविधान में? 42वें संशोधन से जोड़ी हैं। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया संविधान में? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और किस साल? 1976 में, ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 40। ये बहुत फेमस है और एग्जामिनर का फेवरेट है, आपके पीईटी में भी आया है। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे कानून बनाए कि ग्राम पंचायतें बनाई जा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 40 है, ये एक व्यक्ति की अवधारणा पर आधारित है, एक व्यक्ति के विचारधारा पर आधारित है। तो कौन सा व्यक्ति था जो कहते थे कि भारत गांव में बसता है? बताओ जरा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ये कहता था कि भारत गांव में बसता है? गांधी जी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि जो भाई भारत है वो कहां बसता है? गांव में बसता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 40 है किसकी विचारधारा पर आधारित है? गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी,
ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। तो बात आती है कि फिर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सारे गांधी जी के विचार पे तो नहीं होंगे, जब इसी को मैंने स्पेसिफिक बताया कि भाई ये गांधी जी के विचारधारा पर आधारित है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 3 विचारधाराओं पर आधारित है, यानी 3 प्रिंसिपल्स पे आधारित है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स? पहला, समाजवादी, सोशलिस्ट, यानी सबको समान अधिकार मिल सके, इस पर आधारित है। और समाजवादी की जो सपोर्ट किया सबसे ज्यादा, वो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कौन सा व्यक्ति था जो समाजवादी विचारधारा के थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है उदारवादी, लिबरल। ठीक है, लिबरल का मतलब है कि भाई गरीब के साथ थोड़ा नरमी से पेश आ जाओ। ठीक है, जैसे कि टैक्स वैक्स मत लो गरीब से। ठीक है, अमीर के को थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लगा दो, या अमीर को सब्सिडी मत दो, गरीब को सब्सिडी दे दो, ये सारी चीजें। और तीसरी आपको अभी बताई दी, गांधीवादी विचारधारा, गांधीयन अप्रोच। ठीक है, तो ये 3 विचारधाराओं पर आधारित है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कमी किताबों में ये चीजें दे रखी होती हैं, याद रखना, यूपीएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, यानी कुछ ऐसे केसेस बन सकते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस बन सकती हैं जहां पर ये राज्य का कर्तव्य है कि वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराए? कार्य करने की सुविधा प्रोवाइड कराए, शिक्षा का प्रावधान करे और सार्वजनिक सहायता को मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लो वृद्ध हो गया, बहुत ज्यादा है ना, 60 से ऊपर हो गया, और आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राज्य क्या करता है? वृद्धाश्रम बनाता है। तो ये सारी चीजें, लोग सहायता पाने का अधिकार है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐसी चीजें करे। शिक्षा के लिए आपको पता है कि आर्टिकल 21 से बनाया, तो ये सारी चीजें किसके तहत आ जाएंगी? ये सब इसके तहत आ जाएंगी। ठीक है, मनरेगा कानून हमने बनाया कि भाई रोजगार मिल सके, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, एटलीस्ट कुछ तो उनका काम चले, 5-10 हजार रुपए मिले, तो वो सारी चीजें इसके तहत आएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? मजदूरों के रहने के लिए मजदूरी की बात करता है, यानी कि निर्वाह मजदूरी की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? यहां लिख दे रहा हूं, निर्वाह मजदूरी की बात करता है, लिविंग वेजेस की बात करता है। निर्वाह मजदूरी, ठीक है, लिविंग वेजेस की बात करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा राज्य न्यूनतम निर्धारित करेगा। आपको पता होगा डेली वेजेस निर्धारित है राज्य की तरफ से कि अगर आप किसी से 8 घंटे डेली काम कराते हो तो न्यूनतम इतना आपको उसको पैसा देना होगा। तो ये सब किसके तहत? ये सब आर्टिकल 43 के तहत है। ठीक है, 43 में ही एक पार्ट और जोड़ दिया था। ठीक है, 43 में ही क्या जोड़ दिया था? 43 के ए में जोड़ दिया था। ठीक है, ये यहां पर लिख नहीं रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अलग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, 43 का ए। तो आर्टिकल 43 के ए में हमने क्या जोड़ दिया कि जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, मजदूर हैं, इनको अधिकार है कि ये कंपनी के प्रबंधन में भाग ले सकते हैं। यानी कि जो यूनियन वगैरह बनती हैं, ठीक है, उन सबका अधिकार किसमें शामिल है? आर्टिकल 43 ए में शामिल है ना। आपने देखा ना, संघ बना लेते हैं, मजदूर संघ, किसान संघ और ये सब, तो वो सब किस किस तहत शामिल है? आर्टिकल 43 ए के तहत शामिल है। अब ए करके जोड़ा है तो अलग से जोड़ा होगा, तो किस संविधान संशोधन से जोड़ा इसको? 42वें संशोधन से ही इसको ऐड किया गया। और किस साल? 1976 में। क्या नहीं दिख रहा बेटा बादल? कौन सा क्या नहीं दिखाई दे रहा बताओ? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं मजदूर। वीडियो नहीं दिख रही? इधर तो आ रही है, वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है? तेरा नेट खत्म हो गया होगा।
चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 44। इस पे बड़ा बवाल रहा था। अच्छा ये नीचे से नहीं जा रही क्या ये? अच्छा चलो, तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है इस पे बहुत बवाल रहा कुछ समय पहले, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 ये क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है नागरिकों के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि राज्य ऐसे कानून बनाने चाहिए राज्य को कि सबको एक से ही सारे रहन सहन के सारे एक से ही कानून हो। जैसे कि शादी करनी है सबको तो एक ही प्रकार से हो, कुछ और करना है, तलाक लेना है, एक ही प्रकार से हो। यानी रहन सहन के सबके कानून एक जैसे हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन ऐसा आपको पता है आज तक भारत में लागू नहीं हो सका है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 44 है आज तक लागू भारत में नहीं हो सका है। हाँ, इकलौता ऐसा राज्य जहां ये लागू है वो है गोवा। ठीक है, गोवा में बहुत सारी ऐसे कानून है जो हमने अंग्रेजों वाले, वही जो पुर्तगाली वगैरह जो रहे थे वही हमने मान्य कर रखे हैं, उनको चेंज नहीं किया है। तो गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो समान सिविल संहिता लागू होने वाला इकलौता राज्य गोवा। इस पर बात चली थी जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था कि क्यों ना एक ऐसा समान कानून बना दे सबके लिए, तो बवाल उठा था उस समय। अभी शांत हो गया है, तो अभी इस पर अब कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम फिर से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए राज्य क्या करे, उनके बचपन में देखभाल के लिए कानून ऐसे बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं करे कि 6 साल तक के बच्चों की देखरेख हो सके और उनकी शिक्षा उनको प्राप्त हो सके। पहले ये 14 साल तक था, लेकिन हमने 6 से 14 साल तक के लिए कौन सा आर्टिकल बना दिया? जल्दी से कमेंट में बता दो, कल पढ़ाया था। पहले ये 14 साल तक था, 0 से 14, लेकिन 0 से 6 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने एक अलग से आर्टिकल बना दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया। तो किसके तहत बनाया था? आर्टिकल 21A के तहत बनाया था। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 21A के तहत बनाया था। ठीक है, तो आर्टिकल 21A किस संशोधन के द्वारा बनाया था ये और बता दो जल्दी से। जो शिक्षा का अधिकार हमने जोड़ा था आर्टिकल 21 से जोड़ा था, 21 संशोधन के तहत जोड़ा था, 86वें संशोधन के तहत किया था। बहुत बढ़िया, तो किस संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ होगा आर्टिकल 45 में भी? 86वां संशोधन ही यहां पर भी हुआ था, जिसके द्वारा क्या कर दिया हमने कि 6 साल तक के बच्चों के लिए कर दिया प्रावधान 14 की जगह। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि ऐसे जितने भी वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, या अन्य कोई कमजोर वर्ग है जैसे ईडब्ल्यूएस, जनरल में भी जो वीक हैं, ऐसे लोगों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हित की अभिवृद्धि की बात करता है। यानी ऐसे लोगों के लिए राज्य क्या कर सकता है? कुछ एजुकेशनल और कुछ इकोनॉमिक, कुछ उनको बेनिफिट दे सकता है। जैसे शिक्षा में कोटे वगैरह की जो बात है वो सब आर्टिकल 46 के तहत आप कह सकते हो। सरकारी जॉब में या कुछ स्कीम्स चल रही हैं स्पेसिफिक जो एससी एसटी के लिए ही हैं, वो सबके तहत इसमें आ जाएगा। लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, सब इसके तहत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि भाई राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश करे। यानी कि यदि आज मैं गरीब हूं तो राज्य का ये दायित्व है कि वो ऐसी स्थितियां बनाए देश में कि मैं अपनी गरीबी से बाहर आ सकूं। ठीक है, यानी देश इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि उस व्यक्ति का जो आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस तरीके से वो जीवन यापन कर रहा है, वो कल को सुधरे और बेकार ना हो कि और डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, और साथ में ऐसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दे जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो क्वेश्चन आए, शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है किसके तहत? ठीक है, सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है, किस आर्टिकल के तहत आ जाएगा वो?
तो कई राज्यों ने शराब पर जो प्रतिबंध लगा रखा है किस आर्टिकल के तहत आ जाएगा? 47 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 47 के तहत ही जो सिगरेट वगैरह के पैकेट आते हैं उनके ऊपर वो छपे रहते हैं बुरे बुरे से, कैंसर वाले। ठीक है, सब किसके तहत है? आर्टिकल 47 के तहत। ये कि राज्य का ये कर्तव्य है। ठीक है, करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। ठीक है, तो सारे राज्यों ने नहीं कर रखा है, कुछ कुछ ने कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। यानी ये क्या कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। ठीक है, तो इसी के तहत ये सब आ जाता है। दुधारू पशु की हत्या ना करें, गाय वाय नहीं काटनी है, ये सब किसके तहत आ जाएगा? आर्टिकल 48 के तहत। ठीक है, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत। नेक्स्ट, इसी में हमने एक और आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल 48A। क्या कहा इसमें? आर्टिकल 48A में कहा कि भाई राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वो जो पर्यावरण है उसकी रक्षा से संबंधित कानून बनाए। तो हमने विभिन्न कानून पर्यावरण से रिलेटेड बना रखे हैं, सब इसी के तहत है। और साथ में जब पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वन्य जीव जो हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, शेर, चीता, बाघ, इन सब का भी संरक्षण के लिए कानून बनाए। तो काला हिरन नहीं मारना किस आर्टिकल के तहत हमने आगे कानून बनाया? आर्टिकल 48A के तहत बनाया। ठीक है, 1972 का वन्यजीव जो कानून बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि कानून बनाने चाहिए किसके तहत? तो ये सारी चीजें किसके तहत हैं? ये सारी चीजें आर्टिकल 48A के तहत। और ए आ गया इसके नाम में, तो बाद में ही जोड़ा होगा। तो बाद में जोड़ा तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा होगा? तो वही हमारा 42वां संविधान संशोधन। किस साल हुआ था ये? तो ये हुआ था 1976। क्लियर भाई? नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 49 मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, यूपीएसआई वालों के लिए मैं लगभग सारी चीजें ही पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि यूपीएसआई में पॉलिटी का वजूद बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके जो 24 क्वेश्चन आएंगे वो पॉलिटी और मूल विधि से आने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 17-18 तो पॉलिटी से आएंगे और 6-7 क्वेश्चन आपके मूल विधि से लगभग आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 में से 24 क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए पॉलिटी में मैं आपको कुछ छुड़वा नहीं रहा, लगभग सारी चीजें करा ही दे रहा हूं। ठीक है, तो बात आती है आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ऐसी जो स्मारक हैं, यानी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे जो जगह हैं, स्थान है, जो राष्ट्र हित के हैं, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो ऐसी इमारतें हैं, जो ऐसे स्थान हैं, उनके लिए राज्य क्या करे? उनके संरक्षण के लिए कानून बनाए, यानी उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाए? कानून बनाए, लॉज बनाए। जैसे कि आगरा में ताजमहल के आसपास कुछ क्षेत्र में सारे जो चमड़े के कारखाने थे वो सरकार ने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उससे ताजमहल को नुकसान हो रहा था, पीला पड़ रहा था, एसिड रेन हो रही थी। तो वो सब किसके तहत? आर्टिकल 49 के तहत। और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह हैं, जो हमारी विश्व धरोहर सूची में आती है यूनेस्को की, उन सबका प्रोटेक्शन सरकार करती है। तो वो किसके तहत? सब आर्टिकल 49 के तहत। नेक्स्ट था आर्टिकल 50, तो वो यहां लिख ही रहा है। आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 कहता है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये दोनों अलग अलग होंगे। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों सेपरेट होंगे। किस देश से लिया है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता? जल्दी से आंसर कर दो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। यूएसए से लिया गया। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है, आर्टिकल 51। ये क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी हुई है हमारी, और जो पीस हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने देश को, ये हम पूरे देश में, पूरे विश्व में
शांति को बनाए रखेंगे, यानी युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये राज्य का दायित्व है। बिना बात की, मतलब सामने वाला लड़ रहा है तो फिर तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारा ये दायित्व है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेंगे, यानी पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे, शांति भी रखेंगे और अपनी सुरक्षा भी करेंगे। ठीक है, ये है आर्टिकल 51। तो यहां खत्म हो जाता है आपका भाग 4। एक पार्ट और पढ़ लेते हैं आज, वो है भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का या ए, तो ये अलग से जोड़ा गया होगा तभी तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। ठीक है, इसमें एक ही आर्टिकल है केवल, आर्टिकल 51A, और इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे अधिकार तो हो गए, अब कुछ हमारे दायित्व भी बनते हैं देश के प्रति, राज्य के प्रति, कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं भाग 4 का में या भाग 4A में। एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। किस देश से ली गई है, जल्दी से बता दो। मूल कर्तव्य किस देश से लिए हैं, रूस से लिए हैं। वेरी गुड, किस देश से लिए हैं, रूस से लिए हैं, बहुत बढ़िया। रशिया से लिए हैं। रशिया की राजधानी, रशिया की राजधानी मॉस्को। ठीक है, रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। और एक क्वेश्चन और बता दो, क्या रशिया G7 का सदस्य है या नहीं है? क्या रशिया G7 का सदस्य है या नहीं है? ये क्वेश्चन और बता दो। तो G7 का ये सदस्य नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, G7 का सदस्य नहीं है रशिया। ठीक है, गुड। चल, तो क्वेश्चन ये आता है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 9, 10, 11 या नन? बताओ, जब संविधान लागू हुआ था तो मूल कर्तव्य कितने थे? ये क्वेश्चन आता है। बस यही गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हम बह जाते हैं चीजों में और हमें लगता है कि हम सही बता रहे हैं और वो गलत होता है। ठीक है, ये ही जीएस की खास बात है। ठीक है, आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो लेकिन आप गलत जा रहे होते हो। ठीक है, तो जब मैं अभी बता रहा हूं कि आर्टिकल 51A अलग से जोड़ा गया होगा, यानी किसी संशोधन से जोड़ा हो गया होगा, तो मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ये कैसे आ जाएंगे? संशोधन तो लागू होने के बाद ही तो हुए, तो एक भी मूल अधिकार नहीं था, 0 थे, 0। ये चीज थी ही नहीं जब संविधान लागू हुआ। तो ठीक है, क्योंकि जब मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें कि अलग से जोड़ा गया है, तो अलग से जोड़ा गया है तो किसी संशोधन से जोड़ा गया होगा, तो एक भी नहीं था। यही गड़बड़ हो जाती है, हम 10 और 11 वही टिक कर आते हैं। तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था जब संविधान लागू हुआ। तो एक समिति बनाई गई, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस समिति की सिफारिश पर हमने संविधान का एक संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संशोधन के द्वारा हमने क्या किया? मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ लिया। ठीक है, तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा? रिकमेंडेशन किसने दिया? स्वर्ण सिंह समिति ने। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा। क्लियर? और जब जोड़ा तो कितने थे ये? 10 थे। लेकिन आगे चलकर 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। चिराग भाई आपने गलत बता दिया,
ठीक है, पूरी नॉलेज लो, आपने आधी ले ली कि बाद में एक जोड़ा है, बाद में एक जोड़ा है, पहले 10 भी जोड़े हैं। तो पहले 42वें संशोधन के द्वारा 10 जोड़े थे और फिर 86वें संशोधन के द्वारा 11वां और जोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बना दिया, और साथ में क्या जोड़ दिया कि माता पिता का ये कर्तव्य है, उनका भी ये दायित्व है, जो तुम्हारे गार्जियन है बच्चे के, उनका भी ये दायित्व है कि वो बच्चे को प्रोत्साहित करें शिक्षा के लिए। अरे खुद सोचो यार, 6 साल का बालक, क्या इसने सारे रास्ते देख रखे हैं? नहीं देख रखे। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि नहीं है कि 6 साल के बच्चे को स्कूल में पहुंचाएं, छोड़कर आए। ये थोड़ी ना कि जा पढ़ना है तो भाग जाए यहां से, जा पढ़ ले, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। तो ये माता पिता का भी दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, उसको शिक्षा दिलाएं। ये क्या है? हमारा एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी नहीं था। 42वें संशोधन के द्वारा 10 हो गए, 86वें संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया, 11 हो गए। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये 11 मूल कर्तव्य क्या हैं? यहां से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है या निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ये 11 बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे सारे याद हो जाएंगे। ऐसे हैं कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखें, राष्ट्रगान का आदर करें, संविधान का पालन करें, ठीक है, स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं उनको त्याग दें, पर्यावरण की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रखवाली करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, जो आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके लिए आदर रखें। एक बार 11 ये पढ़ लो और एज इट इज याद हो जाएंगे। लेकिन आप पढ़ने जरूर हैं, क्योंकि पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सारी थ्योरी जो अभी मैंने आपको बताई वो सब इसमें लिख रही है, पढ़ लेना। और ये जो 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं, यहां पर भी ये एक बार पढ़ लेना। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं और एक बार आप रिवाइज और कर लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला है संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है भाई। दूसरा क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। यानी वो जो लोग थे जिन्होंने अपने आदर्श दिए, गांधी जी वगैरह वाले, उनको हृदय में रखें। ठीक है, उनका आदर करें, ठीक है, उनका पालन करें। राष्ट्र की, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, यानी उसको टूटने ना दें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कभी ऐसी नीड आ जाती है कि सेना कम पड़ रही है और देश को बचाने की बात आ जाती है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद आगे जाके अपने देश की रक्षा करें। अगर नीड पड़ती है तो हम सेना में खुद जाएं और देश के लिए लड़ें। ठीक है, ये हमारे कर्तव्य हैं। तो ये फॉलो करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन हाँ कर्तव्य हैं। ठीक है, जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते और भी अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज है। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी वही सब में क्या भाईचारे की अवधारणा रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई सब एक हैं, लड़े ना कि अरे हिंदू मुस्लिम काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ठीक है, इसकी वजह से अलीगढ़ वैसे ही बदनाम है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, दंगों की वजह से बदनाम है अलीगढ़। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं उनको त्याग दें। ठीक है, सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें। यानी जो हमारा विभिन्न लोग हैं, अलग अलग संस्कृति हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ त्योहार मनाते हैं, कुछ लोग कुछ त्योहार मनाते हैं, अलग अलग जो संस्कृति है ये बनाए रखें, इसको, इसका भी सबका आदर करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो क्या है? प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, जो हमारे वन्य जीव है इनको नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य है कि कुत्ता अगर जमीन पे आराम से सो रहा है सड़क पे तो उसको डिस्टर्ब ना करें। ये नहीं कि जबरदस्ती लात पेल दी उसमें बिना बात की, वो अच्छा खासा सो रहा था। तो ये हमारे कर्तव्य नहीं करना चाहिए, करोगे तो इस पर कोई अपराध नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। ठीक है, यानी चीज जो है उनको वैज्ञानिक चीजों से समझें, ऐसे नहीं कि कुछ भी अंट संट मान लिया कि भाई पीपल के पेड़ के पास उसके पास भूत है, वहां ये है वो है। तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझे कि भाई क्या चीज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्तमान में आप देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, हम उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं।
ठीक है। आधे लोग व्हाट्सएप पे ये चल रहा था जैसे पीटी का एग्जाम हुआ, वो आंसर की, पीटी का एग्जाम हुआ ही नहीं तो सुबह सबके पास, आधे लोगों के पास आंसर की थी। तो खुद सोचें कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। आ जाता है फौरन वो बना के कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, पुरानी पिछली साल की लॉकडाउन की वीडियो आ गई, वो हमने बिना पढ़े शेयर दोबारा कर दी। ये सारी चीजें जो है, तो ये सब चीजें ना करें, खुद पहले सोचें, खुद गूगल कर लो, खुद न्यूज चैनल है इतने, वो देख लो। तो थोड़ा सा अपने जो 1400 ग्राम का दिमाग दिया है उसमें से 1 ग्राम का तो इस्तेमाल करें एटलीस्ट, ठीक है। ये सब चीजें आ जाएंगी, तो ये एक बार पढ़ लेना, बहुत ही आसान से हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पापा के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, संघ के बारे में पढ़ेंगे, भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो पापा बेटा ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा, तो ये पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। एक टेस्ट आपका पॉलिटी का मैं जल्दी ही बनाने वाला हूं, तो वो टेस्ट भी दे देना, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। इतना पढ़ते जरूर है ना, यूपीएसआई में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ के चले जाना जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कल क्लास का मैं बता दूंगा, वैसे होगी, ठीक है, कल क्लास का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। शायद भारत सर की नहीं हो कल क्लास, ठीक है, लेकिन मैं जहां तक ले लूंगा, बता दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। कल हिंदी की वैसे लगवानी है मेरे को 2 घंटे की, आज अभी मैंने बात की थी सर से, तो हिंदी की मैं बता दूंगा कितने बजे, ठीक है। चल